हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एसएसबी सॉल्व में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों को। देखिए 1717 में मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। 1717 में इसको बंगाल का नवाब बनाया गया और ये ढाका से इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद परिवर्तित कर दी। कहाँ? ढाका से मुर्शिदाबाद। और उसके बाद 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। 1727 में जब इसकी मृत्यु हुई तो शुजाउद्दौला नवाब बनाया गया। शुजाउद्दौला ये नवाब बना। ये बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। कौन? शुजाउद्दौला। 1727 में यह नवाब बना। 1732 में इसने अलीवर्दी खां इसको उप सूबेदार बनाया। इसको क्या बनाया? उप सूबेदार। इसके बाद हुआ क्या? 1739 में शुजाउद्दौला की भी मृत्यु हो गई। ये मर गया। कब? 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? सरफराज खान ये नवाब बना। कब? 1739 में ही। 1739 में सरफराज खान के नवाब बनने के बाद 1740 में अलीवर्दी खान ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सरफराज खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में यह सरफराज खान मारा गया। सरफराज खान मारा गया। सरफराज खान के मारे जाने के बाद अलीवर्दी खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ये नवाब बनता है। अलीवर्दी खान जब नवाब बना तो अलीवर्दी खान ने 1740 से लेके 1756 तक शासन किया और इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। यूरोपियों की तुलना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खां। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी। यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाता है तो ये काट काट कर मार डालेंगी। इसके बाद हुआ क्या?
अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, तो इसका दौहित्र अलीवर्दी खां के सबसे छोटी बेटी का बेटा, सबसे छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये नवाब बना। ठीक है। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो इसने बस 1 साल शासन किया, 1756 से 57 तक, 1756 से लेके 57 तक। इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे दी, और नवाब के शत्रुओं को शरण दी और जो बस्तियां बसाई थी उनका दुर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया, जबकि सिराजुद्दौला ने इसके लिए मना किया था। उनको सिराजुद्दौला ने दुर्गीकरण करने के लिए मना किया था, एक बात ये। दूसरी बात, सिराजुद्दौला के शत्रुओं को शरण दे दी, दूसरी बात। तो इससे हुआ क्या कि सिराजुद्दौला नाराज हो गया अंग्रेजों के ऊपर, और नाराज होके इसने किया क्या, 15 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, और 5 दिन के युद्ध के बाद 20 जून 1756 को इस पर अधिकार कर लिया। बीस जून 1756 को अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंग्रेज भाग गए, और भाग के एक टापू था फुल्टा टापू, उस पर उन्होंने शरण ली, फुल्टा टापू पर शरण ली। एक घटना होती है इसी सिराजुद्दौला के काल में, 20 जून को ही, 20 जून को एक घटना होती है काल कोठरी की। बहुत ही फेमस घटना है काल कोठरी की घटना। इसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने, हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने बताया कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को रात में 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करवा दिया। कितने अंग्रेजों को? 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद करवा दिया। और यह कोठरी बहुत ही सकरी थी, तो उसमें बंद करवा दिया। अगले दिन हुआ क्या, केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे। कितने? केवल 23 अंग्रेज। और इन्हीं 23 अंग्रेजों में से एक हॉलवेल था। इन्हीं 23 जिंदा बचे लोगों में से एक हॉलवेल था। लेकिन इस घटना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। यह घटना सही है या गलत, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए यह महज एक कल्पना मानी जाती है। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजों को सिराजुद्दौला को हटाना था, सिराजुद्दौला को हटाना था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा कहा। तो इस घटना का कोई साक्ष्य है नहीं। आई बात समझ में? इसके बाद एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। इसके जस्ट बाद एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया। अब हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे वो उससे असंतुष्ट थे, जिसमें मीर जाफर, उसका दीवान राय दुर्लभ, उसका दीवान राय दुर्लभ, जगत सेठ, ठीक है, और उसका एक सैनिक अधिकारी नाम था यार लतीफ़, यार लतीफ़, और एक बंगाल का व्यापारी था जगत सेठ, व्यापारी जगत सेठ। ठीक। अब हुआ क्या, क्लाइव ने इस मौके का फायदा उठाया और इन लोगों को अपने साथ मिला लिया, इन लोगों को अपने साथ मिला लिया। और जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफर सेना लेकर अलग हो गया, मीर जाफर सेना लेकर अलग हो गया। सेना लेकर अलग हो गया। इसमें सिराजुद्दौला हार गया और मुर्शिदाबाद की तरफ भागा, मुर्शिदाबाद की तरफ भागा, लेकिन उसको मुर्शिदाबाद से पकड़कर उसका वध कर दिया गया, उसको मुर्शिदाबाद से पकड़कर उसका वध कर दिया गया। इसके बाद हुआ क्या, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। क्लाइव को फायदा यह हुआ कि क्लाइव को ढेर सारी धन संपदा मिली, पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत रूप से उसको धन मिला। और कंपनी को फायदा हुआ कि कंपनी को चौबीस परगने की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आता है मीर जाफर। अब हम लोग पढ़ेंगे मीर जाफर को। देखिए, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभाव दिखने लगा भारत पर। प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद एक बक्सर का युद्ध होता है, जिसने पूरी तरह से निर्णायक भूमिका निभा दी अंग्रेजों के प्रभुत्व के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मीर जाफर को। मीर जाफर, मीर जाफर जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। यह 1757 से 1760 तक शासन करता है। 1757 से लेकर 1760 तक इसने शासन किया।
देखिए हुआ क्या, 1760 में क्लाइव चला गया इंग्लैंड वापस, और वहाँ से एक नया गवर्नर आया, नाम था वेंसीटार्ट। क्या नाम था? वेंसीटार्ट। अब वेंसीटार्ट ने क्या किया, आते ही सबसे पहले उसने दिमाग में ये अपने बैठा लिया कि हमको इस नवाब को बदल देना है, इस नवाब को बदल देना है। ये उसके मन में आते ही उसने इसका दामाद, मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम के साथ समझौता कर लिया और इससे कहा कि तुम मीर कासिम को सूबेदार बनाओ और पूरा प्रशासन उसको दे दो, पूरा प्रशासन उसको दे दो। इससे मीर जाफर नाराज हो गया और इसने इस्तीफा दे दिया। क्या क्या बताया मैंने? 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला गया, क्लाइव की इंग्लैंड वापसी, ठीक। नया गवर्नर आता है, वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट ने नवाब को बदलने की योजना बनाई। उसके बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया। किसने? वेंसीटार्ट ने मीर कासिम से समझौता किया और अपना प्रस्ताव मीर जाफर को बताया। मीर जाफर के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मीर कासिम को सूबेदार बनाया जाए, सूबेदार बनाया जाए और पूरा प्रशासन सौंप दिया जाए, सौंपा जाए, ठीक है। मीर जाफर इससे नाराज हो गया और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया इसने। जब इसने इस्तीफा दे दिया तो मीर कासिम बन गया नवाब, मीर कासिम नवाब बन गया। अब मीर कासिम के बारे में जान लेते हैं। कोई किसी का था नहीं, गद्दी बड़ी प्यारी होती है सबको, गद्दी के लिए बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। इसके बाद मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम नवाब बनता है 1760 से लेके 1763 तक, 1760 से लेके 1763 तक। और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी। फिर से लिख देता हूँ, मुंगेर। अब मुंगेर ट्रांसफ़र करने के बाद इसने क्या किया, इसी मुंगेर में तोपखाना और बंदूक निर्माण कारखाना खोल दिया। तोपखाना और बंदूक निर्माण कारखाना खोल दिया। कहाँ? मुंगेर में। और इसने अपनी सेना को यूरोपी
प्रशिक्षण देने के लिए, यूरोपीय प्रशिक्षण देने के लिए एक जर्मन अधिकारी, जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की। यूरोपीय प्रशिक्षण के लिए जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम था वाल्टर रीनहार्ड, या इसको समरू भी कहते हैं। रीनहार्ड की नियुक्ति की। अब इस नियुक्ति के बाद इसने एक काम और किया कि पूरे बंगाल को (1763) में जो व्यापार पर लगने वाला कर था, व्यापार पर जो लगने वाला कर था उससे मुक्त कर दिया, टैक्स ही खत्म कर दिया उसने। अब जब टैक्स खत्म कर दिया तो अंग्रेज एकदम आग बबूला हो गए, क्योंकि अंग्रेजों की कमाई बंद हो गई। अंग्रेज नाराज। अब जब अंग्रेज नाराज हो गया, पूरे अंग्रेज नाराज हो गए उससे, तो नाराज होने के बाद उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को फिर से नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर नवाब घोषित हो गए फिर से। देखिए क्या से क्या हो रहा है। मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और 1763 में ही मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया। अब जब मीर कासिम पर आक्रमण हुआ तो मीर कासिम परास्त हो गया वहां पे, अंग्रेजों ने उसको हरा दिया। और हारने के बाद हुआ क्या कि मीर कासिम फरार हो गया। वहां फरार होके पहुंचा कहां, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। वो शुजाउद्दौला अलग था, ये शुजाउद्दौला अलग है। वो बंगाल का नवाब था, ये अवध का नवाब है। उसकी मृत्यु 1739 में हुई और यह 1764 में भाग के पहुंचा शुजाउद्दौला के दरबार में। ठीक है। अब हुआ क्या, 1764 में मीर कासिम पहुंचा कहां, शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला के पास, जो कहां का नवाब है, अवध का, अवध का नवाब। और जब ये यहाँ पहुँचा तो इसी के पास, शुजाउद्दौला के पास, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। अब इन तीनों ने मिलकर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा बनाया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया और अंग्रेजों पर कर दिया आक्रमण। अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अब हुआ क्या कि इसी आक्रमण को कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब, 1764, 23 अक्टूबर। कब हुआ, 23 अक्टूबर 1764 को। अब इस बक्सर के युद्ध में कौन कौन था, संयुक्त मोर्चा। अब संयुक्त मोर्चा में कौन कौन था, अभी मैंने बताया,
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल का नवाब जो भाग गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसने तीनों को हरा दिया। तीनों को हरा दिया। तीनों को हराने के बाद जब तीनों हारे तो मीर कासिम तो भाग गया। भगोड़ा इंसान था, बार बार भाग जाता था ये। मीर कासिम फरार। और बाकी दोनों जो थे, कौन कौन? शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम। अन्य जो दो थे, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर हो गए। अंग्रेजों के पास जज्बा था। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, क्लाइव की छोटी सी सेना, उस छोटी सी सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सेम यहाँ हुआ, संयुक्त मोर्चा, और अंग्रेजों ने इनको भी हरा दिया। मीर कासिम भाग गया। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी बीच क्लाइव फिर आ गया भारत। इधर युद्ध हो रहा है, इधर क्लाइव आ गया भारत। और इसने क्या किया, बंगाल के नवाब, चूंकि मीर कासिम तो भाग गया था, तो बंगाल का नवाब था नया। बंगाल का नवाब था, नाम था नजमुद्दौला। बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला। अब नजमुद्दौला से क्लाइव ने कंपनी को 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए कहा। ठीक। अब हुआ क्या, कंपनी में दो तरीके का शासन हो गया। एक तो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, दूसरा कंपनी, यानी बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। उधर बक्सर भी हार गए थे। बक्सर में क्लाइव ने क्या किया, बक्सर की हार के बाद क्लाइव ने इलाहाबाद में दो संधियां की। कितनी संधियां की? दो संधियां। किसके साथ? मीर कासिम तो फरार, बचा कौन? शाह आलम और शुजाउद्दौला। क्लाइव ने इलाहाबाद में दो संधियां की। एक की शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी की शुजाउद्दौला के साथ। कब की? ये 12 अगस्त 1765 को और ये 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध का नवाब। इसमें शर्तें रखी गई। पहली शर्त, कड़ा व इलाहाबाद, कड़ा व इलाहाबाद
अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेके शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाएंगे। किसको? शाह आलम द्वितीय को। किससे लिया जाएगा? शुजाउद्दौला। तो ये क्या करेंगे? कड़ा व इलाहाबाद शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त, कंपनी 26 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देगी। क्या देगी? पेंशन। किसको? शाह आलम द्वितीय को कंपनी देगी। और इधर 50 लाख हर्जाना कौन देगा? शाह आलम कंपनी को देगा। सॉरी, शुजाउद्दौला कंपनी को देगा। तीसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम कंपनी को देगा। 3 शर्त। इधर तीसरी शर्त क्या थी? शुजाउद्दौला कर मुक्त व्यापार की अनुमति देगा। बंगाल अवध में अनुमति देगा कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति देगा। चौथी एक और शर्त थी कि शुजाउद्दौला को अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी होगी अपने खर्चे पर। शुजाउद्दौला को अंग्रेजी सेना रखनी होगी अवध की सुरक्षा के लिए, वो भी अपने खर्चे पर। तो ये तो हो गया संधि का पूरा जो शर्तें थीं और क्या क्या हुआ संधि के दौरान। अब चलते हैं। देखिए, बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन रहा। 1772 में एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये आया, इसने द्वैध शासन खत्म कर दिया। द्वैध शासन समाप्त हो गया और कंपनी का शासन शुरू हो गया। कंपनी का शासन शुरू। इसी के साथ बंगाल के नवाब और अंग्रेज आज खत्म। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट अभी तक आने शुरू नहीं हुए हैं। लाइक और शेयर तो जरूर ही करिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग मैसूर पढ़ेंगे, मैसूर राज्य, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए विराम, मिलते हैं कल। धन्यवाद।